अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट वीडियो में हमने कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को देखा था कि एक वोटर जो है वो किस तरह अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करेगा, और कोड को भी हमने देखा था। आज हम नेक्स्ट फॉर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्म उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पोलिंग फॉर्म का है, क्योंकि इसमें इलेक्शन रिजल्ट्स अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम लास्ट पे देखेंगे। और डिफ़ॉल्ट वाला जो पेज है इस पर कुछ भी नहीं है, जस्ट उसका प्रोजेक्ट का नेम आपने लिखना है, ठीक है। या यहाँ पे मैं इसका टेस्ट फेज लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम लिख देता हूँ, ठीक है जी। और इसको हम सेंटर अलाइन कर देते हैं। तो ये इतना काम इस पर आपने करना है, इस पर कोई ज़्यादा काम नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्म, हम क्योंकि सीक्वेंस में चल रहे हैं तो नेक्स्ट फॉर्म हमारे पास पोलिंग फॉर्म बनता है। मैंने इसका नाम पोलिंग फॉर्म रखा हुआ है। आप वोट कास्टिंग या कास्ट वोट फॉर्म लिख सकते हैं, तो जो भी आपको ठीक लगे आप वो नाम फॉर्म का रख सकते हैं, लेकिन काम सब पे यही होगा। तो इसमें अगर आप देखें तो सबसे ऊपर तो हमने यहाँ पे एक जो है लेबल डाला हुआ है, ठीक है। जस्ट टाइप हमने किया है बार काउंसिल इलेक्शन, और यहाँ पे टू और पोलिंग और फ्रॉम लिखा हुआ है। अच्छा, इस पे इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करें, ये जस्ट हमारे पास एक टेक्स्ट जो हमने लिखा हुआ है वही है। अब इसके अंदर हमने ना यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और ब्रैकेट क्लोज हो रही है, और इसके अंदर हमने ईयर लिखा हुआ है, ईयर फ्रॉम और ईयर टू। ज़ाहिर है 1 साल के लिए बार काउंसिल का जो इलेक्शन होता है वो 1 साल के लिए हर साल होता है, तो वो जो अपने कैंडिडेट चूज़ करते हैं वो 1 साल के लिए करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हर साल के लिए हम इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हम ईयर दे देंगे, फ्रॉम ईयर और टू ईयर, ठीक है। तो बार काउंसिल इलेक्शन 2022 टू 2023। अब ये 2022 और 2023 कैसे आएगा, यहाँ पे तो आपको नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये हमने डायनामिक रखना है, इसको हमने चेंज करवाना है हर दफ़ा जब भी पोलिंग होगी, तो तब हमने इसको चेंज करवाना है। हम कह रहे हैं कि ये ऑटोमेटिकली चेंज हो, यहाँ पे आगे हमें हर साल कोड को चेंज ना करना पड़े। तो उसके लिए हम इसको स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने बार काउंसिल इलेक्शन ये ऐसे लिखा हुआ है, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखा है डेट टाइम टूडे डॉट ईयर। करंट ईयर जो है वो वाला ले लेगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक ऐड कर देंगे, करंट ईयर में एक ऐड कर देंगे तो उसका नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है? तो ये कैसे हमने लिया, इसके ASP में जब हमने C# का स्क्रिप्ट एम्बेड करना होता है, लिखना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और उसके साथ % का सिंबल डालते हैं, ठीक है। जब हम % का सिंबल डालते हैं तो उसके साथ ही ये क्लोजिंग ब्रैकेट उसकी स्टार्ट कर देता है और % का सिंबल भी डाल देता है। जब भी हमने ASP में C# का कोड लिखना हो तो उसके लिए हम ये टैग यूज़ करते हैं, एंगल ब्रैकेट और % का सिंबल। मैं भी आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे लिखेंगे ना, एंगल ब्रैकेट आप स्टार्ट करेंगे और उसके साथ आप % का सिंबल सिंगल टाइम डालेंगे ना, तो वो क्लोजिंग टैग उसका ऑटोमेटिकली डाल देगा। आप इसके अंदर जो आपने लिखना है, फॉर एग्जाम्पल बने करंट डेट डिस्प्ले करवानी है, तो मैं इक्वल साइन डालूंगा ज़रूर, ठीक है। इक्वल साइन डालने के बाद मैं डेट टाइम यहाँ पे देखें लिख रहा हूँ, तो साथ ही उसकी जो है इंटेलिजेंस भी शो हो रही है। डेट टाइम की क्लास शो होगी, डॉट टू डे लिखूँगा तो सिर्फ डेट आएगी। अगर मैं नाउ करूँगा तो वो उसकी करंट डेट भी और टाइम दोनों चीज़ें दे देगा, ठीक है। तो अगर इस तरह करेंगे तो ये इसकी डेट टाइम भी दे देगा। तो ये इस तरह मैंने ये वाला कोड जो है ये लिखा हुआ है। अब वहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा, जब आप इस कोड को रन करेंगे तो तब आपको नज़र आएगा। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ इसको रन। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, इस डेट टाइम को मैं इससे पहले ले जाता हूँ। ये जो यहाँ पे देखें बार काउंसिल इलेक्शन लिखा हुआ ना, इससे पहले मैं ले जाता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि इससे पहले ये डेट टाइम जो है वो शो भी होता है कि नहीं। इसको रन करते हैं। ये देखें, ठीक है, ये डेट टाइम आ गया उसका, और PM है क्योंकि इसलिए PM बार काउंसिल इलेक्शन, और यहाँ पे वो जो ईयर करंट ईयर है वो आ गया 2022, और उसके अंदर करंट ईयर के अंदर एक प्लस करके तो जो उसका नेक्स्ट ईयर हमें मिलेगा वो वहाँ पे हमने डिस्प्ले करवा दिया। तो इस तरह आप ASP के कोड में C# के कोड को एम्बेड कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइन पे चलते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हमने बार ID
फुल नेम, CNIC और डिस्ट्रिक्ट, इनके लिए एक एक टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है और उन टेक्स्ट बॉक्स के साथ हमने रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर भी यूज़ किया हुआ है और इन टेक्स्ट बॉक्सेस को हमने डिसेबल किया हुआ है, मतलब उनको अनेबल फॉल्स किया हुआ है, अनेबल्ड फॉल्स, ये चारों को किया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ एंटर नहीं करवाना, हमने यहाँ पे डेटा लोड करवाना है। कहाँ से लेके जब यूज़र लॉगिन करेगा तो उसका जो वोटर होगा उसका, क्योंकि उसने वोट कास्ट करना तो उसकी आइडेंटिफिकेशन भी तो होनी चाहिए ना, तो उसके लिए उसका बार ID यहाँ पे शो हो जाएगा, उसका नेम उसको शो हो रहा होगा, उसका CNIC उसको शो हो रहा होगा, फिर उसका डिस्ट्रिक्ट उसको शो हो रहा होगा और उसके बाद यहाँ पे हमने सिलेक्ट योर कैंडिडेट टू वोट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये हमने एक टाइटल डाला है जिसके नीचे हम वोटर्स या जो कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट जो है उनकी लिस्ट शो करवाएंगे और उनकी लिस्ट के साथ उनका जो इलेक्टोरल सिंबल है वो भी हम डिस्प्ले करवाएंगे और उसके बाद जिसको वोटर चूज़ करेगा वही सिंबल, सिर्फ वही मतलब कैंडिडेट जो है उसको वो वोट डाल सकेगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, उसके लिए हम, क्योंकि हमने जस्ट सिंगल जो कैंडिडेट है उसको सिलेक्ट करवाना है ना, मतलब मल्टीपल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट नहीं करवाना, क्योंकि एक टाइम पे एक ही जो है ना वोट कास्ट होगा। एक जो हमारा वोटर है या मेंबर है वो किसी एक ही कैंडिडेट को एक टाइम पे वोट दे सकता है, ठीक है। वो ऐसे नहीं हो सकता कि वो मल्टीपल वोट जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट डाल सके। जो आपने ये एक्सक्लूजन रखनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे रेडियो बटन यूज़ करते हैं। तो क्योंकि हमारे पास तो जो कैंडिडेट्स हैं वो हमने रेडियो बटन के साथ अटैच किए, कैंडिडेट्स हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं, हमें नहीं पता कितने हो सकते हैं कैंडिडेट, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, ये तो डिपेंड करता है कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो उसके लिए फिर हमें क्योंकि कैंडिडेट्स की क्वांटिटी का पता नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो सिंगल रेडियो बटन यूज़ नहीं किया, हमने यहाँ पे रेडियो बटन लिस्ट यूज़ की है। वो आपको यहाँ से मिल जाएगी, रेडियो बटन लिस्ट यहाँ पे है, ये देखें रेडियो बटन लिस्ट, ये रेडियो बटन है और ये यहाँ पे देखें रेडियो बटन लिस्ट है, ठीक है। तो आपने ये रेडियो बटन लिस्ट जो है ये यूज़ करनी है। तो वो नज़र आपको ऐसे ही आएगा, अनबाउंड साथ लिखा होगा, जब हम उसको कोड करेंगे तो उसके साथ फिर सारी चीज़ें आपको शो होना शुरू हो जाएंगी। फिर यहाँ पे देखें सबमिट का बटन है और उसके बाद यहाँ पे हमने लेबल डाल दिया है मैसेज के लिए। मैं इसको थोड़ा सा रन कर लेता हूँ आपको, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि यहाँ पे ये हो गया रहा है। अभी यहाँ पे ये देखें खाली है, तो ये खाली इसलिए क्योंकि हमने लॉगिन नहीं किया। तो यहाँ पे मुझे पहले देखना पड़ेगा कि इसके जो हमारे पास कैंडिडेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। इस डेटाबेस में मैं देखता हूँ इसके वोटर्स का डेटा शो करते हैं और यहाँ पे है साद अब्दुल और इनका जो आईडी है वो क्या है, बार आईडी से लॉगिन करेगा ये, बार आईडी 333 और A11 222 333। तो मैं यहाँ पे अब चलता हूँ, बार आईडी डालता हूँ, यूज़र नेम की जगह पे ना बार आईडी आएगा और ये चेयरमैन पे नहीं है आपने लॉगिन करना, आपने वोटर लॉगिन पे लॉगिन करना। यहाँ पे देखें ये बार आईडी मांग रहा है वोटर पे, तो मैं 111 लगाता हूँ और यहाँ पे A डालता हूँ और लॉगिन कर देता हूँ। तो ये लॉगिन करेंगे तो ये लॉगिन हो गया और यहाँ पे उसने लॉगिन का जो यूज़र है उसका नेम दे दिया और यहाँ पे वही ऑप्शन आ गई। कैंडिडेट एज ए कैंडिडेट उसने रजिस्ट्रेशन करनी है तो ये वाला फॉर्म उसके सामने आएगा, और अगर उसने कोई कंप्लेंट ऐड करनी है तो ये वाला फॉर्म सामने आएगा, जिस तरह हमने रिसेंटली ये फॉर्म डेवलप किया है। और अगर उसने वोट कास्ट करना है तो ये वाला फॉर्म उसके सामने आएगा जो आज हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपको यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं दे रहा कैंडिडेट्स की, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो देखें वो कह रहा है यू हैव ऑलरेडी कास्टेड योर वोट, क्योंकि इस बंदे ने अपना वोट ऑलरेडी कास्ट कर दिया है। एक वोट जब कास्ट कर ले एक यूज़र या वोटर, तो वो दोबारा वोट कास्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमने ये भी रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि अगर उसने वोट ऑलरेडी कास्ट कर लिया तो फिर वो उसको लिस्ट शो ना हो, वो फिर वोट कास्ट ना कर सके। तो ये बटन हमने डिसेबल करवा दिया और उसके ऊपर हमने लेबल शो करवा दिया कि यू हैव ऑलरेडी कास्टेड योर वोट। तो अब हम दूसरे किसी यूज़र से जो है वो लॉगिन करवाते हैं। उसके लिए हम चलते हैं और 222 देखते हैं इसका स्टेटस क्या है कास्टिंग का। तो यहाँ पे कास्ट करते हैं, इसने भी कास्ट कर लिया है और नेक्स्ट हम चलते हैं और 333 पे देखते हैं। ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं ना ये आपको भी कोड में नज़र आएंगी, ये कोड में हम करेंगे, इसलिए मैं पहले आपको ये दिखा रहा हूँ ताकि आपको वहाँ पे नज़र आ जाए। अभी ये सारे ही जो हैं इन्होंने वोट कास्ट कर दिया। हम एक और यूज़र जो है वो रजिस्टर करवाते हैं
तो उसके बाद फिर जो है हम इसको देखते हैं। वो चेयरमैन जो है वो ऐड करेगा वोटर को, तो हम चेयरमैन से लॉगिन करते हैं और ऐड वोटर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टेस्ट वोटर और मैं कुछ भी डालता हूँ और ईमेल जो है वो मैं डालता हूँ test@t.t, ठीक है जी। और कॉन्टैक्ट नंबर हम कुछ भी डाल देते हैं। और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है, ये मैं इसकी डिस्ट्रिक्ट जो है वो लाहौर डालता हूँ। और बार आईडी जो है, ये बार आईडी क्योंकि असाइन करेगा एडमिन या ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, तो यहाँ पे हम बार आईडी मैनुअली इसको दे सकते हैं। मैं 444 इसको दे देता हूँ और पासवर्ड मैं इसका रख देता हूँ मेरे। तो उसको मैं कह दूँगा वोटर को कि आपकी बार आईडी 444 है और आपका पासवर्ड ए है और आप टेस्ट यूज़र के नाम से आप लॉगिन कर सकते हैं। सबमिट करते हैं तो ये यहाँ पे अगर आप देखें व्यू वोटर्स, तो यहाँ पे वो वोटर ऐड हो गया टेस्ट वोटर के नाम से। अब मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और वोटर लॉगिन में चलते हैं और यहाँ पे 444 के आईडी से हम लॉगिन करते हैं और यहाँ पे कास्ट वोट पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखें लाहौर की जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 3 लोग एज ए कैंडिडेट हैं। हर कैंडिडेट के साथ यहाँ पे उसकी जो इलेक्टोरल सिंबल है, उसके बाद उस कैंडिडेट का नेम है और यहाँ पे जिस पे आप क्लिक करेंगे वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी एक को आपको सिलेक्ट करना होगा, अगर नहीं करेंगे तो सबमिट नहीं करवाएगा। तो अगर क्योंकि ये जो यूज़र है या ये वाला जो वोटर है इसने अभी वोट कास्ट नहीं किया था, इसलिए इसको ये डिस्प्ले हो रही है लिस्ट। यहाँ पे देखें जब उसने लॉगिन किया तो टाइटल पे आपको 2022 टू 2023 का जो ईयर है उसके लिए पोलिंग फॉर्म आपको शो हो गया और साथ ही बार आईडी आपको नज़र आ गया, उसका नेम, फुल नेम, CNIC और उसका डिस्ट्रिक्ट नज़र आ गया। फिर यहाँ पे लिस्ट के अंदर उसको वो सारे कैंडिडेट्स मिलेंगे जो इसकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं। अब क्योंकि इसकी लाहौर डिस्ट्रिक्ट है तो इसकी डिस्ट्रिक्ट के या हर डिस्ट्रिक्ट की बार काउंसिल अलग से होती है, ठीक है। गुजरांवाला की अलग है, रावलपिंडी की अलग है, लाहौर की, मुल्तान की, हर सिटी की अलग है। तो ज़ाहिर है हर डिस्ट्रिक्ट के जो वोटर्स हैं वो भी अलग अलग होंगे। तो जो वोटर जिस डिस्ट्रिक्ट में है वो अपनी ही डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट को वोट कर सकता है। ये नहीं हो सकता कि रावलपिंडी का जो वोटर है वो लाहौर के कैंडिडेट को जाके वोट कर सके, इस तरह नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे देखें ये जो लोग हैं ये लाहौर डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो इनको अगर हम वेरीफाई करना चाहें किस डिस्ट्रिक्ट के हैं तो हम यहाँ पे कैंडिडेट्स के टेबल में चलते हैं, शो टेबल डेटा करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये तीनों ही लाहौर के हैं। अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट के होंगे तो यहाँ पे शो नहीं होगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं कट करके ना अभी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। मैं इसको करता हूँ रावलपिंडी, ठीक है। तो अभी किसको मैंने किया है, साद को। तो अब यहाँ पे अभी साद शो हो रहा है। जो ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना तो यहाँ पे साद शो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में हो गया। अब यहाँ पे देखें वो मैंने रिफ्रेश किया तो साद इधर से गायब हो गया। क्यों, डेटाबेस में जाकर मैंने उसकी डिस्ट्रिक्ट जो है वो चेंज कर दी है, रावलपिंडी कर दिया लाहौर से। तो इसलिए वो यहाँ पे क्योंकि लाहौर हमने शो करवाया हुआ तो यहाँ पे वो लाहौर की बजाय रावलपिंडी को शो नहीं करेगा। तो अब मैं वापस इधर चलता हूँ तो यहाँ पे मैं बल्कि रावलपिंडी ही रहने देते हैं क्योंकि हमारे पास एक कोई डिफरेंट भी हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने फॉर्म के कोड की तरफ। तो कोड पे हम जाएंगे और राइट क्लिक करके व्यू कोड करेंगे। तो कोड में आप अगर देखें तो यहाँ आपको कुछ इवेंट्स मिलेंगे, कुछ मैं इनको एक दफ़ा कोलैप्स कर लूँ, फिर उसके बाद हम 1 बाय 1 इनको जो एक्सपेंड करके देखते हैं, ठीक है। तो ये इतना इसका कोड है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, कनेक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। ये हमें हर दफ़ा हर पेज पे करना पड़ेगा कनेक्शन क्रिएट, ठीक है। तो अपने आंखें बंद करके सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट कर लेना है। ये आप याद रख लें, सबसे पहले आप कनेक्शन क्रिएट करेंगे। जब भी आप कोई काम करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका स्टार्टअप करते हैं। तो कनेक्शन इसका स्टार्टअप ये, जिस तरह आप क्लासरूम में आएंगे तो आप पहले दरवाज़ा ओपन करेंगे तो क्लास में आ सकेंगे। तो ये दरवाज़ा ओपन करने वाली बात है, कनेक्शन ओपन करना जो है। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल बनाए, BID और VID। BID मीन्स बार आईडी और VID मीन्स वोटर आईडी, ठीक है।
और उसके बाद पेज लोड इवेंट जो है इसमें हमने सेशन वेरिएबल को चेक किया है इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है। उसकी कंडीशन में हमने लगाया कि इफ़ सेशन BID नॉट इक्वल टू नल, अगर BID यानी बार ID जो है वो नल नहीं है तो फिर क्या करे, फिर वो ये वाले काम करे, अदरवाइज़ वो इसको अवॉइड करे। अगर ये नल है तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे एल्स भी डाल सकते हैं। अगर नल नहीं तो फिर ऊपर वाले काम करेगा ये, ठीक है। और अगर नल है तो फिर क्या करेगा, फिर यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट और यहाँ पे मैं इसको पेज का नेम दे दूँगा वोटर लॉगिन डॉट ASPX। यहाँ पे हम देख लेते हैं पेज का नाम वोटर लॉगिन ही है, ठीक है, और ये यहाँ पे वोटर लॉगिन ही है, ठीक है। तो अब हम इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल कोई यूज़र डायरेक्ट इसको एक्सेस करता है, ठीक है, तो लॉगिन किए बगैर कोई बंदा इसको एक्सेस करता है इस पेज को, तो क्या होगा, वो इस पेज पे नहीं आ सकेगा। वो क्या होगा, वो रीडायरेक्ट हो जाएगा किस पे, वोटर लॉगिन वाले पेज पे। तो मैं इसको अब ये चेक करता हूँ कि ये वाकई इस तरह होता है। तो मैं इसको अभी मैंने क्योंकि उसको बिल्ड किया तो ये इसका जो सेशन है वो ब्रेक हो गया। जब सेशन ब्रेक हुआ तो ये ऑटोमेटिकली वोटर लॉगिन पे चला जाएगा। ये देखें, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका नेम क्या है, हम पहले नेम देख लें, पोलिंग फॉर्म, ठीक है। मैं इसका डायरेक्ट नेम लिखूँगा ना उधर, तो ये मुझे वहाँ पे एंटर नहीं होने देगा। पोलिंग फॉर्म जो ही मैं लिख के ये एंटर करूँगा ना तो वो मुझे इसी पेज पे लेके आएगा। अभी वो इतनी फास्ट उसको इस रीडायरेक्शन करवा रहा है कि हमें समझ नहीं आ रही। आप यहाँ पे इस आइकन पे देखिए कि ये घूमेगा, ठीक है, ये प्रोसेस करेगा, लेकिन पेज आपको यही शो करवाएगा। और यहाँ पे भी ये चेंज कर देगा। यहाँ पे वोटर लॉगिन की बजाय मैं लिखता हूँ पोलिंग फॉर्म। जो ही मैं एंटर प्रेस करूँगा यहाँ पे ये देखना है आपने, ये भी प्रोसेस करेगा और ये जो लिंक है ये भी चेंज कर देगा और वोटर लॉगिन वाला फॉर्म जो है ये हमें डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। मैं होम पे चलता हूँ ना, तो यहाँ पे आके मैं यही काम करता हूँ। मैं जो ही एंटर करूँगा तो ये होम की बजाय यहाँ पे वोटर लॉगिन पे आ जाएगा। ये देखें वोटर लॉगिन पे आ गया। तो ये इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको बता दिया कि अगर यूज़र लॉगिन नहीं है और डायरेक्ट एक्सेस कोई कर रहा है बंदा, तो वो फिर उसको एक्सेस ना करवाए, वो उसको लॉगिन फॉर्म पे ले आए, ठीक है। तो कुछ लोगों के पास इस तरह होता है, वो डायरेक्ट एक्सेस कर रहे होते हैं लॉगिन किए बगैर, लेकिन उनकी वो रीडायरेक्शन हो रही होती है किसी दूसरे पेज पे या लॉगिन फॉर्म पे। तो वो परेशान हो रहे थे कि ये मेरा सिस्टम चल नहीं रहा, सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा, मेरा प्रोग्राम नहीं चल रहा। वो प्रोग्राम बेसिकली चल रहा होता है लेकिन वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन लगी होती है। तो यहाँ पे इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, इसके अंदर हमने जो सेशन वेरिएबल थे, जो हमने ये दो ऊपर वेरिएबल बनाया BID और VID, इनको हमने वैल्यू असाइन करवा दी है। वैल्यू क्या असाइन करवाई है, BID जो है इसके अंदर हमने असाइन करवाई है सेशन के अंदर जो हमारी बार ID है, ठीक है। जब वोटर लॉगिन करता है तो सेशन एक बन जाता है बार ID का, एक सेशन बन जाता है VID का। तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको सेशन मिलेंगे वोटर लॉगिन से। वोटर लॉगिन का मैं कोड खोलता हूँ, तो यहाँ पे जब हम लॉगिन कर लेते हैं, सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है, तो यहाँ पे देखें VID, FNAME, BID और यूज़र टाइप, ये 4 टाइप के सेशन वेरिएबल बन गए। ये देखें इनके साथ सेशन लिखा हुआ है। तो ये चारों टाइप के सेशन वेरिएबल बन गए। इनमें ये वाला सेशन वेरिएबल और ये वाला सेशन वेरिएबल VID और BID, इनके अंदर बार ID और वोटर ID है। तो ये हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इनका जो डेटा होगा, मतलब जो लॉगिन कर रहा है वोटर, उसका जो बार ID होगा और उसका जो वोटर ID होगा, वो दोनों चीज़ें इन BID और VID में जाके स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमने एक फंक्शन कॉल किया हुआ है ऑलरेडी पोल्ड। तो फिर जब ये लॉगिन करेगा तो ये पहले सबसे ये चेक करेगा कि इसने ऑलरेडी वोट कास्ट किया है कि नहीं। अगर उसने किया है तो फिर उसको वो डिस्प्ले करवा देगा बटन जो हमने पहले देखा है, और वोट यू हैव ऑलरेडी कास्टेड योर वोट, तो वो डिस्प्ले करवा देगा। अगर उसने वोट कास्ट नहीं किया हुआ तो फिर उसको वो उसकी लिस्ट जो है, वोटर्स जो है उनकी लिस्ट वो डिस्प्ले करवा देगा। तो वो काम जो है वो हमने इस फंक्शन के अंदर किया। इस फंक्शन को हम इससे पहले देखेंगे। फिर उसके हमने बात किया है इफ़ स्टेटमेंट एक और यूज़ किया इसके अंदर ही, नेस्टेड इफ़ है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया है, इफ़ नॉट इज़ पोस्ट, ये जो सिंबल है ना ये वाला, ये नॉट का सिंबल है। ये नॉट का सिंबल जो होता है ये लॉजिकल जो ऑपरेटर है, ये इसका काम ये है कि ये इन्वर्ट कर देता है, आपकी जो भी इनपुट होती है उसको इन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये नॉट सिंबल लगाया है
इज पोस्ट बैग के। तो इज पोस्ट बैग जो है यहाँ पे मैं थोड़ी देर इस पर कर्सर रखता हूँ, तो ये बूलियन टाइप का, अगर आप देखें ना तो जो ये बॉक्स लंबा सा आपको डिस्प्ले हो रहा है ना, इसमें वो टॉप पे पहला जो वर्ड लिखा हुआ ना वो लिखा हुआ बूल, तो ये इसकी रिटर्न टाइप है। मतलब ये जो कीवर्ड है इज पोस्ट बैग, ये हमें बूलियन टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। ये बूलियन टाइप का डेटा कब रिटर्न करेगा, ये हमें बताएगा कि कोई बटन प्रेस हुआ है कि नहीं, या ये पेज फर्स्ट टाइम लोड हुआ है, या किसी इवेंट के थ्रू या किसी बटन के पे क्लिक करने के थ्रू ये लोड हुआ है। अगर किसी बटन या किसी ड्रॉप डाउन या किसी रेडियो बटन की वजह से ये पेज रीलोड हुआ है, तो फिर ये इसको पता चल जाएगा कि ये जो पेज है ये रीलोड हो रहा है किसी और इवेंट की वजह से, ये फर्स्ट टाइम लोड नहीं है। जब फर्स्ट टाइम लोड होगा तो फिर ये इवेंट रन नहीं होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे नॉट लगाया, तो नॉट क्या करेगा, इसको इन्वर्ट कर देगा। अगर तो ये फर्स्ट टाइम रन हो रहा है तो फिर ये इसको लोड करवाएगा, और अगर ये फर्स्ट टाइम रन नहीं हो रहा, मतलब किसी बटन की वजह से या किसी और इवेंट की वजह से लोड हो रहा है फॉर्म, तो फिर ये वाला बाईपास कर देगा, इसको लोड नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने नॉट यूज़ किया हुआ है। अगर ये नॉट हटा देंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये जब भी पेज लोड होगा तो ये हमें डिस्प्ले करवाएगा ये डेटा जो हमने यहाँ पे कॉल किया, जो फंक्शन जो हमने यहाँ पे कॉल किया। तो ये जो फंक्शन है गेट वोटर डेटा, ठीक है, और लोड कैंडिडेट्स, तो ये दो फंक्शन हमने यहाँ पे इसके अंदर कॉल करवाए। तो ये फंक्शन तब हमें नज़र आएंगे जब फर्स्ट टाइम डेटा जो है वो फर्स्ट टाइम फॉर्म जो है वो लोड होगा। अब हम नेक्स्ट ये तो हमारा पेज लोड का फॉर्म था। अब हम चलते हैं सबसे पहले ये ऑलरेडी पोल्ड के फॉर्म पे फंक्शन पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी पोल्ड का जो फंक्शन है ये हमने लास्ट पे डिक्लेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमने एक क्यूरी लगाई है सिलेक्ट की, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वोटर्स टेबल, वोट्स टेबल, वोट्स का जो टेबल है वहाँ से सिलेक्ट कर ले सारा डेटा। आगे हमने वेयर क्लास लगाया, वेयर वोटर ID इक्वल्स एट VID। अब ये VID क्या है, ये हमने यहाँ पे इसको VID जो ऊपर हमने डिक्लेयर किया था और सेशन के थ्रू हमने एक्सेस किया था पेज लोड के इवेंट के अंदर, वहाँ से हमने ये VID लेके इसको पास करवा दिया। और उसके बाद एड इलेक्शन ईयर इक्वल्स एट ईयर, और ईयर क्या है हमारा करंट ईयर। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको करंट ईयर दे दिया। तो हमने कहा कि जी उन वोटर का वो सारा डेटा सिलेक्ट करो, कहाँ से, वोट्स के टेबल से, वोट्स के टेबल से वो सारा डेटा या वो सारे कॉलम्स का डेटा जो है वो सिलेक्ट करो जिसका वोटर ID क्या हो, VID के इक्वल। जो VID है वो हमारा करंटली जो लॉगिन वोटर है उसका ID होगा, और उसका इलेक्शन जो है इलेक्शन ईयर वो हो किसके, करंट ईयर के इक्वल। तो करंट ईयर हमारा क्या है 2022, और वोटर ID हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जो वोटर ID यहाँ पे लॉगिन हुआ है हमारे पास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो लॉगिन हुआ है, अभी हम एक लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे, बल्कि पहले हम यहाँ पे 111 से लॉगिन करते हैं। और ये अब्दुल हमारे पास 111 से लॉगिन हुआ हुआ है, और यहाँ पे हम जो हमारे पास वोटर्स का टेबल है, वोट्स का टेबल, वोट्स का जो टेबल है इसमें देखते हैं, शो टेबल डेटा करते हैं, और यहाँ पे देखें VID यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये वोटर का ID है, और उसके बाद ये वोट का ID है, और उसके बाद ये कैंडिडेट ID है, और ये वोटर ID है। अब वोटर ID यहाँ पे क्या है 1, तो हमें सबसे पहले देखना है कि वोटर ID हमारा 1 ही है अब्दुल का। ठीक है, तो वोटर ID यहाँ पे देखेंगे हम, अब्दुल का वोटर ID 1 है, तो वहाँ पे भी हमारे पास अब 1 को ही हमने देखना है, क्योंकि 1 हमने लॉगिन किया है वोटर। तो 1 का क्या है, इलेक्शन ईयर क्या है 2022, और टाइम स्टैम्प क्या है, जो भी टाइम स्टैम्प है वो उसको छोड़ें हम, ये करंटली जिस टाइम या जिस डेट पे उसने वोट कास्ट किया है वो डेट और टाइम स्टैम्प हो जाता है, वो डेट और टाइम यहाँ पे मैप हो जाता है। तो यहाँ पे इलेक्शन ईयर है, ठीक है, और ये वोटर ID है, ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वोटर ID इक्वल्स VID और इलेक्शन ईयर इक्वल्स दिस। अगर ये दोनों इलेक्शन ईयर और वोटर ID उसको इस टेबल में मिलते हैं तो फिर क्या करेगा, फिर वो बताएगा कि ये वोटर ऑलरेडी वोट कास्ट कर चुका है। अगर आप देखें ये वोट्स का जो हमारा टेबल है इसके अंदर कोई डेटा है तो इसका मतलब वो बंदा कास्ट कर चुका है ऑलरेडी वोट। वोट्स के टेबल के अंदर अगर कोई डेटा होगा, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा ID 1 है, ठीक है, ये मेरा ही आप कर लें, मेरा वोटर ID 1 है,
तो यहाँ पे अगर मैंने अपना वोट कास्ट किया हुआ 2022 में, तो मेरा यहाँ पे डेटा होना चाहिए ना, मेरा आईडी और 2022 मेरा जो वोट ईयर है वो होना चाहिए। तो वो यहाँ पे देखें इलेक्शन ईयर मेरा यहाँ पे 2022 है और वोटर आईडी भी मेरा यहाँ पे अवेलेबल है। जब ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं तो इसका मतलब है कि मैंने वोट कास्ट किया हुआ है, मैंने वोट कास्ट किया हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे डेटा अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आपका जो वोटर आईडी है वो 4 है और आपका यहाँ पे देखें 4 आईडी वोटर आईडी है ही नहीं, तो इलेक्शन ईयर भी दायर उसका नहीं है। अगर इलेक्शन ईयर 2021 हो और जो आपका आईडी है वोटर आईडी 4 वो अवेलेबल हो, तो इसका मतलब आपने पिछले साल वोट कास्ट किया, इस साल नहीं किया, ठीक है, तो वो फिर भी आपका वोटर यहाँ पे वोट कास्ट नहीं होगा इस ईयर में। अब इस ईयर में आपका तो वोट है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे जो आपको डेटा शो होगा वो आपको पूरी लिस्ट शो होगी जिस तरह हमें वहाँ पे शो हुई थी। यहाँ पे देखें ये मुझे शो नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पे डेटा अवेलेबल है, ये मैंने वोट कास्ट ऑलरेडी कर लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें इलेक्शन ईयर भी डला हुआ है और वोटर आईडी भी मेरा यहाँ पे डला हुआ है और टाइम स्टैम्प भी है कि इस टाइम पे मैंने वोट डाला है, और उसके बाद कैंडिडेट आईडी भी है कि इस कैंडिडेट को मैंने वोट डाला है, ठीक है। अब ये कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन जो है ये आपको कैंडिडेट के टेबल से मिलेगी कि 1 आईडी जो है वो किस कैंडिडेट का है। मतलब मैंने अगर देखना हो कि मैंने किसको वोट डाला था, तो कैंडिडेट्स के टेबल में जाएंगे, 1 आईडी जिस कैंडिडेट का है वो देखेंगे। 1 आईडी किसका है? ये, ठीक है, अब्दुल 111 12 आईडी है उसकी, ठीक है। तो ये इसका ईगल सिंबल था, ठीक है। 2022 इसने इलेक्शन ईयर के लिए रजिस्टर किया था और ये इसकी रजिस्ट्रेशन डेट थी और लाहौर इसका डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। तो ये मैंने जिस कैंडिडेट को वोट डाला था उस कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन भी आपको इस तरह मिलेगी। वहाँ से उसका आईडी लेंगे और उसका आईडी यहाँ से आप मैच करेंगे तो आपको उसकी डिटेल सारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे यही हम काम कर रहे हैं कि अगर तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, यहाँ पे देखें पैरामीटर्स हमने प्रोवाइड किए, उनकी वैल्यूज़ हमने अटैच की और फिर उसके बाद कनेक्शन को ओपन कर दिया और एसक्यूएल डेटा रीडर यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके थ्रू हमने एक क्यूरी को एग्जीक्यूट करके उसके ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा लिया और फिर हमने इस डेटा रीडर का जो ऑब्जेक्ट है इसको रीड किया, डेटा रीडर डॉट रीड। इफ़ डेटा रीडर डॉट रीड, अगर डेटा रीडर के अंदर कुछ रीड करने के लिए डेटा है, रीड करने के लिए डेटा कब होगा? जब आपका डेटा इस टेबल के अंदर अवेलेबल होगा। अब मेरा डेटा इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है, तो क्या होगा? जब इसके अंदर मेरा डेटा है तो यहाँ पे इसके पास रीडिंग के लिए डेटा आ जाएगा, मतलब एक रो इसको रीडिंग के लिए मिल गई। जब इसको एक रो रीडिंग के लिए मिल गई तो फिर क्या होगा? मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, फिर जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है ना, कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है जो हमें शो वहाँ पे हो रही थी उसको अनेबल्ड फॉल्स कर दिया मैंने, ठीक है। और बटन जो है बटन 1 उसको भी अनेबल्ड फॉल्स कर दिया है, दोनों को मैंने अनेबल्ड फॉल्स कर दिया है। और फिर जो बटन 1 है जो हमारा जो सबमिट का बटन है उसका जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर दिया, यू हैव ऑलरेडी कास्टेड योर वोट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका उसमें डेटा अवेलेबल नहीं है, इस वोट वाले टेबल के अंदर आपका डेटा अवेलेबल नहीं है। जब आपका डेटा अवेलेबल नहीं है तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये इफ स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी। जब ट्रू नहीं होगी तो ये वाले काम नहीं होंगे। जब ये काम नहीं होंगे तो आपको जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो भी डिस्प्ले होगी और उसके बाद जो बटन है उसके ऊपर सबमिट लिखा होगा और वो एक्टिव होगा। मतलब ये वाले जो काम हमने यहाँ पे किए हुए ये वाले काम वहाँ पे फिर अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह ऑलरेडी पोल्ड का जो फंक्शन है ये इस तरह काम हमारा करेगा। फिर नेक्स्ट जो हमारा है वो गेट वोटर डेटा, ठीक है, BID, ठीक है, मतलब उस वोटर का डेटा हम गेट करेंगे जिसका हम उसको ID पास करेंगे या बार ID जिसका पास करेंगे उसका वोटर ID हमें मिल जाएगा, वोटर का डेटा सारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे वोटर का डेटा हमें कब चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है ये हमने शो करवाना है, तो इसलिए हम गेट वोटर डेटा का फंक्शन कॉल करके तो ये सारा डेटा डिस्प्ले करवा रहे हैं। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, गेट वोटर डेटा में इसको मैं एक्सपैंड करता हूँ तो यहाँ पे देखें गेट वोटर डेटा और इसको हमने एक अदद जो है वो पैरामीटर पास किया हुआ है, वो है स्ट्रिंग टाइप BID, मतलब स्ट्रिंग टाइप हमने बार IDs को प्रोवाइड करना है, तो तब हम ये सारा डेटा डिस्प्ले करवाएगा। यहाँ पे भी हमने सिलेक्ट की क्यूरी लगाई है, सिलेक्ट फुल नेम CNIC डिस्ट्रिक्ट बार ID फ्रॉम वोटर्स टेबल। यहाँ पे देखें वहाँ पे वोट्स टेबल था और यहाँ पे वोटर्स टेबल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने वोट्स के टेबल में से डेटा चेक करना था कि वोट डाला है कि नहीं डाला यूज़र ने, और यहाँ पे हमने ये चेक करना है कि वोटर जो है जो अब जिसका हमने IDs को प्रोवाइड किया है
वोटर आईडी या बार आईडी जिसका हमने दिया उसका हमने डेटा इससे गेट करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे वोटर्स का जो टेबल है वो एक्सेस करना पड़ेगा। और उसके बाद नेक्स्ट देखें वेयर बार आईडी इक्वल्स एट बी आई डी। अब बी आई डी का जो हमारे पास पैरामीटर है उसको हमने यहाँ से वैल्यू पास करवा दी, जो हम आर्गूमेंट यहाँ पे फंक्शन को प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखें तो कनेक्शन को ओपन किया है, एसक्यूएल डेटा रीडर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसमें क्यूरी को हमने एग्जीक्यूट किया है। और फिर नेक्स्ट हमने इफ स्टेटमेंट के साथ डेटा रीडर को रीड किया है। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो फुल नेम डॉट टेक्स्ट, CNIC डॉट टेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट, बार आई डी डॉट टेक्स्ट, तो ये वाले हमारे जितने भी 4 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनके आईडीज़ को यूज़ करके तो हमने रीडर से डेटा को रीड करके तो वही कॉलम का डेटा इसके अंदर डिस्प्ले करवा दिया है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने जिन कॉलम्स के नेम लिखे हुए हैं ना उन्हीं कॉलम्स के वही नेम जो है वो मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। ठीक है, ये मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं लिख लिए, और ये मैंने कहाँ से लिखे हैं, ये मैंने अपने डेटाबेस से देख के लिखे हैं। ठीक है, जो टेबल है मेरे पास वोटर्स का वहाँ से देख के लिखे हैं। ठीक है, आपने अपने लिखने हैं, जो आपके पास टेबल है वहाँ से देख के आपने ये वाले कॉलम नेम्स लिखने हैं, और उसके बाद यही कॉलम नेम्स जो है ना वो आपने यहाँ पर यूज़ करने हैं। जिस तरह फुल नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है उस पर आपने डिस्प्ले करवाना है, तो फुल नेम यहाँ से जो आप भी आपने नाम रखा है वो आप यूज़ करेंगे। CNIC के लिए CNIC, और डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट, और बार आईडी के लिए आप बार आईडी ही यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कहीं ये बार आईडी स्मॉल कैपिटल में लिखा हुआ है, यहाँ पे सारा स्मॉल लिखा हुआ है, तो इसका इशू नहीं है। यहाँ पे क्यूरी के अंदर स्मॉल और कैपिटल का या ये केस इनसेंसिटिव होती है क्यूरी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप इसको स्मॉल कैपिटल में कोई इशू नहीं होना चाहिए, और होता भी नहीं है। फिर उसके बाद कनेक्शन को क्लोज करवा दिया। जब इस तरह जब ये फंक्शन हम कॉल करते हैं तो हमें ये वाला जो डेटा है ये डेटा डिस्प्ले होता है, जो टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर हमने शो करवाया है वो वोटर का डेटा है सारा। फिर नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट इसमें हमारे पास है लोड कैंडिडेट्स लिस्ट। ठीक है, जो कैंडिडेट्स जितने भी हैं उनको हमने लोड करना है, उनकी लिस्ट को हमने लोड करना है। तो वो ये हमारे पास एक फंक्शन हमने बनाया है लोड कैंडिडेट्स का। ठीक है, तो इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अंदर हमने क्या किया है, एक क्यूरी लिखी है, सिलेक्ट कैंडिडेट आईडी, कैंडिडेट नेम, डिस्ट्रिक्ट, इलेक्टोरल सिंबल फ्रॉम कैंडिडेट्स टेबल। ठीक है, अब कैंडिडेट्स के टेबल से हमने डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें कैंडिडेट्स को जो है उनको लोड करवाना है, जो कैंडिडेट्स हैं उनको हमने एक्सेस करना है। अब यहाँ पे किन कैंडिडेट्स को एक्सेस हमने करना है, जो कैंडिडेट्स इस वोटर की डिस्ट्रिक्ट के हैं। ठीक है, जो इस वोटर के सिटी के कैंडिडेट्स हैं सिर्फ हमने उनको लोड करना है। ठीक है, तो अब वो हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो हम वेयर क्लास में लिखेंगे इलेक्शन ईयर इक्वल्स एड ईयर। वो वाले कैंडिडेट्स सिलेक्ट करो जिनका ईयर जो है वो करंट ईयर है। ठीक है, तो ईयर को हमने यहाँ पे ये देखें ये पास कर दिया, डेट टाइम डॉट टुडे डॉट ईयर। ठीक है, जो करंट ईयर है वो हमने पास कर दिया। तो इलेक्शन ईयर क्या होगा, करंट ईयर होगा। और नेक्स्ट देखें एंड डिस्ट्रिक्ट इक्वल्स एड डिस्ट, तो डिस्ट क्या होगी, डिस्ट्रिक्ट डॉट टेक्स्ट। डिस्ट्रिक्ट हमने कहाँ से ली, यहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट इस वोटर की है वही डिस्ट्रिक्ट हम पास करेंगे कैंडिडेट्स की लिस्ट को एक्सेस करने के लिए। तो फिर ऑटोमेटिकली हमें वही कैंडिडेट्स मिलेंगे जिनकी डिस्ट्रिक्ट वोटर की डिस्ट्रिक्ट के साथ मैच हो रही है, बाकी कैंडिडेट्स हमें फिर नहीं मिलेंगे। तो उसके बाद फिर हमने क्या किया है, कनेक्शन को ओपन किया है, एसक्यूएल डेटा रीडर को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसमें क्यूरी जो है एग्जीक्यूट करवा के उसमें डेटा सेव करवाया है डेटा रीडर के अंदर। फिर यहाँ पे अच्छा एक और चीज़ देखें, यहाँ पे मैंने वाइल लूप यूज़ किया है। इससे पहले मैंने जितने भी डेटा रीडर बनाए हैं उनके साथ इफ स्टेटमेंट यूज़ की है। कोई पूछ सकता कि ये मैंने क्यों किया है, ये इसलिए किया है क्योंकि वहाँ पे मुझे सिर्फ एक रिकॉर्ड चेक करना था पहला, और उनमें मोस्टली एक ही रिकॉर्ड एक ही रो आनी थी। जब एक ही रो आनी थी या एक ही रिकॉर्ड आना था तो फिर मैं इफ स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकता हूँ, फिर मुझे वाइल लूप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स जो हैं वो मैं लोड कर रहा हूँ, तो कैंडिडेट्स मुझे नहीं पता 1 हैं 2 हैं 4 हैं 10 हैं 15 हैं कितने हैं वो मुझे नहीं पता। तो जितने भी हैं उन सबको लोड करने के लिए फिर मुझे यहाँ पे इफ स्टेटमेंट यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पे फिर मैं वाइल लूप यूज़ करूँगा। अगर मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट यूज़ करूँगा ना तो वो फिर सिर्फ पहले वाला जो कैंडिडेट है वो डिस्प्ले करवा देगा, बाकी कैंडिडेट्स को डिस्प्ले नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो पहले वाले कैंडिडेट को रीड करेगा इफ स्टेटमेंट के थ्रू। तो इफ स्टेटमेंट हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जब हमने सिर्फ पहले वाला जो रो है उसको रीड करना हो।
जब हमें सारे रोज़ को या सारा डेटा रीडर का रीड करना हो तो फिर हम वाइल लूप यूज़ करते हैं। सबसे आसान वाइल लूप है, फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन सबसे आसान जो है वो वाइल लूप है। तो वाइल लूप में क्या करेंगे, वाइल सेम उसी तरह है, जस्ट इफ की जगह पे हमने वाइल लिख दिया है। वाइल डेटा रीडर डॉट रीड, डेटा रीडर को रीड करो जब तक कि इसके अंदर से डेटा ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है, या डेटा जब तक सारा रीड नहीं हो जाता तो आप इस लूप को चलाते रहो। तो इसके अंदर हमने क्या किया है, IMG के नाम से हमने एक स्ट्रिंग यहाँ पे बनाई है, ठीक है। इस स्ट्रिंग में हमने क्या किया है, एक टैग, अगर आपको पता हो तो जो HTML है, HTML का आपको पता ही है, सबको पता है HTML का, तो HTML में टैग्स होते हैं, ठीक है। तो वो टैग्स, उनमें से एक IMG का टैग होता है। इमेज जब आपने डिस्प्ले करवानी होती है तो उसके लिए हम IMG का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है, समझ आ रही है। तो उस IMG के टैग के साथ एक SRC, उसका एक एट्रीब्यूट होता है। SRC का मतलब ये होता है कि हमने इसको सोर्स देना है, जो इमेज हमने डिस्प्ले करवानी है उसका सोर्स हमने देना है, कि मतलब वो इमेज कहाँ पर पड़ी है, कौन सी है, वो हमने डिस्प्ले करवानी है वो उसके साथ हम इसको अटैच करवाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक alt का भी इसका एट्रीब्यूट होता है। alt मीन्स अगर इमेज उसको नहीं मिली तो उसका ऑल्टरनेट जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। और उसके बाद इसका एक एट्रीब्यूट हाइट का होता है, ठीक है, एक एट्रीब्यूट इसका विड्थ का होता है। तो यहाँ पे हमने विड्थ जो है वो इसकी 100 px रखी है, 100 पिक्सल वाइड होगी, और इसकी हाइट जो है वो भी हमने 100 पिक्सल रखी है। और इसका जो ऑल्ट का एट्रीब्यूट है उस पर हमने क्या डिस्प्ले करवाया, उस पर हमने इलेक्टोरल सिंबल डिस्प्ले करवाया, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारी इमेज उसको लोड नहीं होती तो फिर इमेज का जो नेम है वो ईगल है, हॉर्स है, जो भी है वो इमेज का नेम उसको आल्ट में नज़र आएगा। ये भी हम एक एक्सपेरिमेंट करके भी देखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो इसका SRC है या जो सोर्स है जहाँ से इमेज लेनी है हमने, वो सोर्स हमारा है, अगर आप देखें तो कैंडिडेट्स का जो टेबल है उसमें अगर आप देखें तो वहाँ हमें उसका जो इलेक्टोरल सिंबल का एड्रेस मिलेगा। ये इलेक्टोरल सिंबल है, ठीक है, ये ईगल, एलिफेंट, बैलेंस जो भी हैं। और उसके बाद इसका यहाँ पे देखें ये फोल्डर है ई सिंबल्स का, ई सिंबल्स के अंदर ये इमेजेस पड़ी हैं। तो यहाँ पे हमने यही लिखा है ई सिंबल्स, ठीक है, ये हमने स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखा है ई सिंबल्स स्लैश, मतलब ई सिंबल हमारे पास फोल्डर है और उसके अंदर जो भी डेटा हमने एक्सेस करना है वो कहाँ से लेंगे, उसके टेबल से। और टेबल के अंदर यही जो फाइल्स हैं इन फाइल्स के नेम सेव हैं, और जो नेम यहाँ पे आएगा उसके साथ .jpg भी हम लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ से वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रिंट होगा ईगल, तो यहाँ से वो ईगल .jpg को प्रिंट करवा देगा, वो मतलब इमेज सेव करवा देगा। यहाँ पे ये जो सारा टेक्स्ट था, ये सारा जो कोड था, ये हमने एक IMG के नाम से एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल बनाया और उसके अंदर स्टोर करवा दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले करवा दूँ पहले, ताकि आपको थोड़ा इसका आइडिया हो जाए। ये अगर आप देखो तो ये तो आपको 2 इमेजेस नज़र आ रही है, उसका साथ नेम नज़र आ रहा है, और ये आपको जो है वो रेडियो बटन का आइकन नज़र आ रहा है, ये रेडियो बटन नज़र आ रहा है। तो ये इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने ये रेडियो बटन लिस्ट जो है इसके साथ आइटम्स इसके अंदर ऐड की हैं, आइटम्स डॉट ऐड और li हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है लिस्ट आइटम का, ठीक है। लिस्ट आइटम क्या होती हैं कि ये जो हमारे पास कोई भी कलेक्शन होती है, जिस तरह ड्रॉप डाउन लिस्ट है या रेडियो बटन लिस्ट है या चेक बॉक्स लिस्ट है, तो उसके अंदर ये आइटम्स होती हैं, ये एक आइटम है, ये दूसरी आइटम है। तो इनके अंदर आइटम्स ड्रॉप डाउन लिस्ट या रेडियो बटन लिस्ट के अंदर आइटम्स को ऐड करने के लिए C# ने ही हमें फंक्शन ये दिया हुआ है, वो है आइटम्स डॉट ऐड का। और इसको फिर हम आइटम का जो ऑब्जेक्ट है वो पास कर देंगे, तो वो आइटम इसके अंदर ऐड करवा देगा, और उसके बाद फिर हम उसको डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो आइटम्स क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे li के नाम से एक लिस्ट आइटम टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, और इसको हम कंस्ट्रक्टर्स का कॉल करेंगे, और इसके कंस्ट्रक्टर को हमने जो आइटम्स बनानी है
वो उसके दो पैरामीटर देंगे, एक तो उसकी जो डिस्प्ले नाम करवाना है हमने वो, और दूसरा उसका जो हमने वैल्यू उसकी रखनी है वो। तो डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, IMG, ये वाला जो IMG हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर हमने इमेज का सारा डेटा जो है वो सेव करवाया था, IMG प्लस डेटा रीडर, ठीक है। प्लस मीन्स यहाँ पे कनकैटिनेट कर रहा है इमेज को, और डेटा रीडर में क्या है, हमने कैंडिडेट का जो नेम है वो एक्सेस किया है। कैंडिडेट का नेम और इमेज जो है उसको कनकैटिनेट कर रहा है, उसको एक दूसरे के साथ जोड़ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कैंडिडेट नेम और इमेज जो है ये आपको जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब ऊपर नीचे है। पहले आपको इमेज नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पे हमने पहले इमेज यूज़ की है, और उसके बाद आपको कैंडिडेट का नेम नज़र आ रहा है क्योंकि हमने बाद में कैंडिडेट नेम लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे आपको बाद में कैंडिडेट नेम नीचे नज़र आ रहा है। अगर आप इसको ऊपर करना चाहें तो आप कैंडिडेट नेम को पहले ले लें और जो इमेज है इसको बाद में आप प्रिंट करवा लें, यहाँ पे प्लस डाल के आप IMG डाल लें, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये डेटा रीडर दूसरा जो है, यहाँ पे हमने कैंडिडेट ID जो है इसको एक्सेस किया है, जो बैकएंड पे है वो कैंडिडेट ID आएगा। जब भी इस पर क्लिक करके तो आप सबमिट करेंगे तो ये इसका जो कैंडिडेट ID है, अब्दुल जो है, इसका कैंडिडेट ID जाके स्टोर हो जाएगा वोट्स वाले टेबल के अंदर, ठीक है, क्योंकि वोट्स में इसका जो डेटा है वो वोट्स में जाएगा। अभी इसको भी हमने देखते हैं कि सबमिट पे जब क्लिक करते हैं तो क्या चीज़ जाके स्टोर होती है वोट्स के टेबल में और कहाँ पे जाके स्टोर होगी। तो इस तरह ये हमारी जो लिस्ट है, जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है, वो हमें इस तरह डिस्प्ले हो रही है। ये लिस्ट डिस्प्ले करवाने की और भी काफ़ी सारी टेक्निक्स हो सकती हैं, लेकिन मुझे सबसे ईजी ये लगी थी, इसलिए मैंने यही समझा कि आपको ये जो सबसे ज़्यादा ईजी चीज़ है वो चीज़ बताई जाए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है कास्ट वोट का, ठीक है। अब बटन 1 क्लिक पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कास्ट वोट का एक फंक्शन हमने कॉल किया है, जो कास्ट वोट का नीचे हमने फंक्शन क्रिएट भी किया हुआ है। इसमें अगर देखें तो यहाँ पे हमने इंसर्ट की क्वेरी यूज़ की है। जब आप सारा काम कर लेते हैं, ऊपर वाले जितने भी फंक्शन हमने अभी तक डिस्कस किए वो सारे पहले लोड होंगे, पहले वो कॉल होंगे, उसके बाद फिर आप जब बटन पे क्लिक करेंगे तो कास्ट वोट का फंक्शन तब कॉल होगा, ठीक है। तो कास्ट वोट का जब फंक्शन कॉल होगा या हम जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो तब क्या होगा, तब होगा ये कि आपने यहाँ पे जो क्वेरी लिखी होगी इंसर्ट की, ठीक है। अब हमने करना क्या है, इंसर्ट इनटू वोट्स टेबल, जो यहाँ पे हमारे पास वोट्स का टेबल है, ठीक है, शो डेटा टेबल, और यहाँ पे इसके अंदर डेटा इंसर्ट हमने करवाना है। क्या क्या इंसर्ट करवाना है, कैंडिडेट का ID, वोटर का ID, इलेक्शन का ईयर और उसके बाद ये डेट। अभी हम इसको, अभी मेरे पास यहाँ पे 3 रिकॉर्ड हैं। हम अभी जो क्या करेंगे, अभी एक वोट कास्ट करेंगे जो करंटली हमने यूज़र बनाया था और उसको लॉगिन किया हमने, उसका वोट कास्ट करके हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये 4 कॉलम्स का डेटा इसमें हमने स्टोर करवाना है, कैंडिडेट ID, वोटर ID, इलेक्शन ईयर और टाइम स्टैम्प। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वोट्स का जो टेबल है इसके अंदर हम डेटा इंसर्ट करवाएंगे। कैसे, इंसर्ट इनटू वोट्स टेबल, ये इस क्यूरी के थ्रू, और यहाँ पे कॉलम्स के नेम लिखेंगे जिनके अंदर हमने डेटा स्टोर करवाना है। वो कॉलम्स कौन से हैं, कैंडिडेट ID, वोटर ID, इलेक्शन ईयर और टाइम स्टैम्प। पहला कॉलम जो है ये क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है VID वाला, तो इसके अंदर हम डेटा इंसर्ट नहीं करवाएंगे, सिर्फ लास्ट वाले 4 कॉलम जो है इनमें डेटा इंसर्ट करवाएंगे। तो उसके बाद हमने इन कॉलम्स के लिए वैल्यूज़ की जो पैरामीटर हैं वो इनको पास किए, वैल्यूज़ CID, VID, ईयर और टाइम। यहाँ पे मैं शॉर्ट इसलिए लिखता हूँ ताकि टाइम बचे, अदरवाइज़ आप फुल कॉलम नेम भी लिख सकते हैं पैरामीटर के नेम के तौर पे। तो नेक्स्ट हमने SQL कमांड एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको क्यूरी और कनेक्शन हमने पास कर दिया। अब इस क्यूरी को हमने जो पैरामीटर्स हैं वो भी पास करने, जो हमने यहाँ पे ये ऊपर क्यूरी पैरामीटर्स यहाँ पे डिफाइन किए हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको वैल्यूज़ हम असाइन करवाएंगे। CID जो है हमारे पास वो क्या है, कैंडिडेट ID, जो ये वाला हमारा कॉलम है कैंडिडेट ID का। इसके अंदर हम क्या डालेंगे, रेडियो बटन लिस्ट अंडरस्कोर कैंडिडेट डॉट सिलेक्टेड वैल्यू। क्यों सिलेक्टेड वैल्यू, इसके अंदर सिलेक्टेड वैल्यू के अंदर क्या होगा, जब हम इस पर सेलेक्ट करेंगे तो ये इसका जो कैंडिडेट ID है, ये कैंडिडेट्स की लिस्ट है ना, तो इसका जो कैंडिडेट ID है वो ID मुझे मिल जाएगा,
वो आईडी मुझे कैसे मिलेगा? वो आईडी मुझे इस प्रॉपर्टी से मिलेगा। कैंडिडेट लिस्ट का जो प्रॉपर्टी है सिलेक्टेड वैल्यू, उस वैल्यू को मैं यूज़ करूँगा, उस प्रॉपर्टी को मैं यूज़ करूँगा, तो मैं इसकी जो बैकएंड के वैल्यू मैंने असाइन की है वो मुझे मिलेगी। ये बैकएंड पे जो वैल्यू मैंने असाइन की थी वो कहाँ पे की थी? वो अगर आप लोड कैंडिडेट्स में देखें तो यहाँ पे हमने की थी। यहाँ पे लिस्ट आइटम में अगर आप देखें तो ये सेकंड जो पैरामीटर है इसका ये वाला, यहाँ पे देखें हमने कैंडिडेट आईडी इसको प्रोवाइड किया हुआ था। तो इस वजह से हमें यहाँ पे सेकंड पैरामीटर जो है कैंडिडेट आईडी वो हमें यहाँ पे सिलेक्टेड वैल्यू की फॉर्म में मिलेगा, और वो हमने CID एज ए कैंडिडेट आईडी के तौर पे हमने इसको अटैच करवा दिया। फिर उसके बाद VID हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। VID मीन्स वोटर आईडी। तो वोटर आईडी हम यहाँ पे देखें स्ट्रिंग VID हमने यहाँ पे इसको प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह हमें ये इसका वोटर आईडी मिल जाएगा। और उसके बाद ईयर जो है वो हमने लेना होगा। तो ईयर के लिए हम datetime.today.year, तो ईयर हम यहाँ से इस तरह लेंगे। और टाइम जब हमने लेना है तो datetime.now, नाउ की जो प्रॉपर्टी है डेट टाइम के क्लास की, तो वो हम यूज़ करेंगे तो हमें करंट टाइम जो है विद डेट वो मिलेगा। फिर कनेक्शन को ओपन करेंगे। कनेक्शन को ओपन करने के बाद क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे, और एग्जीक्यूट करने के बाद जो उसका रिटर्न रिजल्ट होगा वो हम रोज़ अफेक्टेड में डालेंगे, और उसकी टाइप हम इंटीजर बनाई है। अब इसको हम चेक करेंगे इफ़ रोज़ अफेक्टेड ग्रेटर देन 0। अगर 0 से ज़्यादा उसने कुछ डेटा रिटर्न किया है, 0 से ज़्यादा डेटा रिटर्न क्या करेगा? वो 1 करेगा, या 2 करेगा, या 3 करेगा। जितनी रोज़ ऐड करेगा वो वही नंबर रिटर्न करेगा। अगर उसने एक रो ऐड की है तो वो 1 रिटर्न करेगा। तो 1 जो है यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो 0 से ग्रेटर है तो ट्रू हो जाएगा। ट्रू जब होगा तो यहाँ पे क्या करेगा? बटन 1 अंडरस्कोर अनेबल्ड फॉल्स, तो बटन 1 जो होगा उसको फॉल्स कर देगा, और साथ ही जो लेबल है मैसेज का उसको डिस्प्ले करवा देगा और कनेक्शन को क्लोज करवा देगा। तो ये काम इसको करने चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ये चौथा जो रो है ये खाली है, नल है। अभी हम मैं इसको अभी एक दफ़ा जो एग्जीक्यूट करके भी देख लेता हूँ, ठीक है। अभी ये एम्प्टी है। तो अब हम जब यहाँ पे इसको मैं उमर जो सेकंड यहाँ पे कैंडिडेट है उसको सिलेक्ट करके और सबमिट पे जो ही क्लिक करूँगा तो वो सारे काम होने चाहिए जो हमने वहाँ पे डिस्प्ले करवाए हैं, जो वहाँ पे डिफ़ाइन किए हुए हैं। मतलब ये कैंडिडेट्स की लिस्ट भी ख़त्म हो जाएगी, या इसको डिसेबल कर देंगे, और उसके बाद जो सबमिट का बटन है इसको भी हम डिसेबल कर देंगे। जो ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये कन्फर्मेशन पूछेगा आर यू श्योर टू कास्ट वोट, तो कैंसिल करेंगे तो कास्ट नहीं करेगा। अब सबमिट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो तब ये कास्ट करें। जो मैं ओके करूँगा तो इसने क्या किया, यू हैव कास्टेड योर वोट सक्सेसफुली, और यहाँ पे देखें ये बटन दोबारा इस पर क्लिक नहीं कर रहा। ये इसलिए हमने इसको डिसेबल करवाया ताकि एक टाइम पे जस्ट 1 टाइम ही एक वोटर जो है वो वोट कास्ट कर सके। अब इसको अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, जो ये रिफ़्रेश करेगा तो यहाँ पे इसका वो सारा चेंज हो जाएगा। इसकी ये जो लिस्ट है वोटर्स की वो भी डिसेबल हो जाएगी। यहाँ पे किसी पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो उसको यहाँ पे देखें सिलेक्ट नहीं कर रहा, और यहाँ पे यू हैव ऑलरेडी कास्टेड योर वोट, और यहाँ पे वोट भी वो कह रहा है कि ये आप कास्ट कर चुके हैं। और अगर हम यहाँ पे डेटाबेस में जाएंगे, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखें वोटर आई जो वोट का आईडी है वो 4 है, जो कैंडिडेट आईडी है वो 2 है, जो वोटर आईडी है वो 5 है। 2022 उसका ईयर इलेक्शन का, और किस टाइम ये वोट कास्ट हुआ है 5/14/2022 और 3:37। अभी देखें 38 है तो 37 मिनट पे ये कास्ट हुआ है, और सेकंड भी साथ आ रहे हैं और PM, ठीक है। तो इस तरह ये जो डेटा है आपका इंसर्ट होगा वो वोट्स के टेबल में, और जो आपका वोट कास्टिंग का सिस्टम या प्रोसेस है इस तरह परफॉर्म होगा। तो आपने भी ऐसे ही करना है, ऐसे ही चीज़ें करनी है। अगर आप इससे थोड़ा सा एडवांस भी कर सकते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए। ये बेसिक जो है ना वो प्लेटफॉर्म है आपके इस सिस्टम के लिए। इससे अगर आप ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।